लगती है फरहान कुरैशी और राजू रस्तोगी से, जो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक इंजीनियरिंग कॉलेज आईसी इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। दोनों की जिंदगी में एक व्यक्ति है जो उनके दिल और दिमाग दोनों पर राज करता है, रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ यानी रैंचो। लेकिन आज जब ये दोनों अपने पुराने कॉलेज के दिनों को याद कर रहे होते हैं तो उन्हें एक झटका लगता है। वर्षों बाद चतुर रामलिंगम, जिन्हें वे साइलेंसर के नाम से जानते हैं, एक कॉल करता है और बताता है कि रैंचो मिल रहा है। इस कॉल के बाद दोनों दोस्त एक यात्रा पर निकलते हैं जिसमें न केवल पुराने दिनों की यादें ताज़ा होती हैं बल्कि एक रहस्य भी सामने आता है कि रैंचो आखिर था कौन। सफर के साथ साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पहली बार रैंचो की एंट्री होती है आईसी कॉलेज में। एक चुलबुला, जिज्ञासु और कुछ हटकर सोचने वाला लड़का जो चीजों को रटने के बजाय समझना पसंद करता है। कॉलेज में पहले दिन ही सीनियर जूनियर के रैगिंग का सामना करना पड़ता है, जिसमें रैंचो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से सीनियर्स को चौंका देता है। रैगिंग के इस किस्से से वह फरहान और राजू के करीब आ जाता है और तीनों की दोस्ती की नींव पड़ती है। रैंचो की सोच बाकी सभी छात्रों से अलग है। वह नंबर और रैंक की दौड़ में नहीं भागता बल्कि ज्ञान पाने की जिद में रहता है। वह कहता है, काबिल बनो, कामयाबी खुद पीछे आएगी। फरहान एक मध्यम वर्गीय परिवार से है जिसे फोटोग्राफी का शौक है, लेकिन अपने पिता के दबाव में इंजीनियरिंग कर रहा है। वहीं राजू एक धार्मिक और डरपोक लड़का है जो हमेशा अपने परिवार की स्थिति को लेकर चिंतित रहता है। बीमार पिता, शादी के योग्य बहन और आर्थिक तंगी, इन दोनों दोस्तों की उलझनों के बीच रैंचो एक रोशनी की तरह आता है जो न केवल उन्हें प्रेरणा देता है बल्कि उन्हें खुद से जुड़ने का मौका भी देता है। कॉलेज का डायरेक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिसे सभी छात्र वायरस कहते हैं, एक सख्त, अनुशासन प्रिय और पारंपरिक सोच वाला व्यक्ति है। रैंचो की सोच और सवाल पूछने की आदत उसे पसंद नहीं आती और वह लगातार रैंचो को दबाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उनकी पहली भिड़ंत होती है जब रैंचो बिना डर के वायरस के सवालों का जवाब देता है और उसे उसकी सोच पर सवाल उठाता है। रैंचो की मुलाकात वायरस की बेटी पिया से होती है, जो मेडिकल स्टूडेंट है। एक शादी के मौके पर रैंचो और उसके दोस्तों की पिया से मुलाकात होती है, जहां रैंचो उसकी सोच और व्यवहार से प्रभावित होता है। वहीं पिया को भी रैंचो की ईमानदारी और संवेदनशीलता भाती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगती है। कॉलेज में एक और छात्र है, चतुर रामलिंगम, जो पूरी तरह से रट्टामार पढ़ाई में विश्वास करता है। वह टीचरों की नजरों में बने रहने के लिए हर संभव कोशिश करता है। रैंचो और चतुर के बीच टकराव तब होता है जब भाषण प्रतियोगिता के दौरान रैंचो चतुर के संस्कृत भाषण की स्क्रिप्ट बदल देता है। चतुर का उच्चारण गलत होने के कारण भाषण मजाक बन जाता है और सभी हंसते हैं। यह घटना चतुर को रैंचो का दुश्मन बना देती है। इसके बाद कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है जब रैंचो फरहान और राजू को खुद को पहचानने में मदद करता है। वह फरहान से कहता है कि वह अपने दिल की सुने और फोटोग्राफी को अपनाए। राजू को आत्मविश्वास सिखाता है और भय से मुक्त होकर जीने की प्रेरणा देता है। कहानी के इस पहले भाग में कॉलेज की जिंदगी, दोस्ती, शिक्षा व्यवस्था की खामियां और एक रहस्यमयी लेकिन प्रेरणादायक किरदार की गहराई से झलक मिलती है। साथ ही यह भी सवाल उठता है कि रैंचो वाकई कौन है, उसका अतीत क्या है और वह इतने आत्मविश्वास और ज्ञान से परिपूर्ण कैसे है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहला भाग खत्म हुआ था। रैंचो के साथ फरहान और राजू की दोस्ती मजबूत हो चुकी है और तीनों कॉलेज की जिंदगी में एक दूसरे का सहारा बनते जा रहे हैं। रैंचो न केवल एक दोस्त है बल्कि वह एक सोच है जो अपने साथियों को जिंदगी को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है। रात को हॉस्टल की छत पर लेटे हुए तीनों दोस्त आसमान के तारों को निहारते हैं। फरहान बोलता है, काश मैं फोटोग्राफर होता, ये इंजीनियरिंग मेरी आत्मा को नहीं भाती। रैंचो मुस्कुराते हुए कहता है,
तो फिर डर किस बात का है? अगर दिल किसी और तरफ है तो शरीर को खींच तान कर क्यों उस ओर भेज रहे हो जहां उसकी चाह ही नहीं? फरहान चुप हो जाता है, लेकिन उसके भीतर रैंचो की बात घर कर जाती है। इधर राजू की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। उसके घर से बार बार फोन आता है कि पिता की तबीयत बिगड़ रही है और बहन की शादी की चिंता सता रही है। राजू पूरी तरह तनाव में रहता है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता और डर की वजह से वह हर वक्त घबराया रहता है। रैंचो उसे बार बार समझाता है कि डर से लड़ना जरूरी है, मगर राजू अभी तैयार नहीं होता। एक दिन कॉलेज में एक ओरल एग्जाम के दौरान रैंचो फिर से वायरस से भिड़ जाता है। प्रोफेसर का सवाल होता है, मशीन क्या है? चतुर रटे हुए जवाब देता है, मशीन एक ऐसा यंत्र है जो कार्य करता है। लेकिन रैंचो कहता है, सर, मशीन वो चीज है जो हमारे काम को आसान बना दे। जैसे ये पंखा ये हवा देता है, जीवन आसान करता है। वायरस चिढ़ जाता है और कहता है, तुम्हारा जवाब किताबों से नहीं है। रैंचो कहता है, किताबों से नहीं है, लेकिन समझ से है। यह जवाब सबको झकझोर देता है। वायरस अब रैंचो को टारगेट कर लेता है। वह राजू और फरहान को धमकाता है, कहता है कि अगर उन्होंने रैंचो से दोस्ती जारी रखी तो उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। राजू डर जाता है और एक दिन वह रैंचो को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। फरहान बीच बचाव करता है, लेकिन राजू अपने डर में डूबा हुआ है। अगले दिन एक इंटर्नशिप इंटरव्यू में जब वायरस राजू को डराता है तो वह डर के मारे बेहोश हो जाता है और सीढ़ियों से गिर जाता है। राजू कोमा में चला जाता है। पूरा हॉस्टल सन्नाटा ओढ़ लेता है। फरहान और रैंचो उसकी सेवा में लग जाते हैं। रैंचो उसे रोज हंसाने की कोशिश करता है, उसके पैर हिलाता है, बातें करता है। एक दिन वह लिवरपूल की तस्वीर दिखाते हुए कहता है, राजू, ये देख, यहाँ तू नौकरी करेगा, यहाँ लड़कियां बहुत स्मार्ट हैं। और तभी राजू की एक उंगली हिलती है। राजू धीरे धीरे होश में आता है। वह देखता है कि उसके दोस्त उसके पास हैं। रैंचो तो उससे कहता है, भाई, इस बार अगर तू गया तो तुझे उठाकर वापस ले आएंगे, समझा? राजू हंस पड़ता है। बीमारी के बाद राजू पूरी तरह बदल जाता है। अब उसमें आत्मविश्वास आता है। अगले प्लेसमेंट इंटरव्यू में जब उससे पूछा जाता है, तुम्हारे कम नंबर क्यों हैं, तो वह मजबूती से जवाब देता है, क्योंकि मैं डर में जीता था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। इंटरव्यू लेने वाले प्रभावित होते हैं और उसे नौकरी मिल जाती है। इधर फरहान अपने दिल की बात अपने पिता से कहता है। डरते डरते वह बोलता है, अब्बू, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूं। उसके पिता पहले गुस्सा करते हैं, लेकिन जब वे अपने बेटे की आंखों में सच्चाई और जुनून देखते हैं तो वे धीरे धीरे मान जाते हैं। फरहान को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए एक इंटर्नशिप का ऑफर मिलता है, जिसे वह रैंचो की प्रेरणा से स्वीकार करता है। अब तीनों दोस्त अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक रिश्ता उन्हें जोड़ता है, रैंचो की सोच। पिया भी अब रैंचो के और करीब आ गई है। एक दिन वह कहती है, तुम्हारी बातें सीधी दिल में उतरती हैं। तुम्हें देख के लगता है कि कोई है जो चीजों को सही मायनों में समझता है। रैंचो मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैं चीजों को रटता नहीं, जीता हूं। इसी दौरान एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वायरस पिया की बड़ी बहन की शादी के दिन बारिश के कारण ट्रैफिक में फंस जाता है और पिया की मदद नहीं कर पाता। लड़की की डिलीवरी होनी होती है। रैंचो और उसके दोस्त उस समय वहां पहुंचते हैं। अस्पताल जाना संभव नहीं होता। तो रैंचो वीडियो कॉल के जरिए पिया की मदद करता है और बच्ची को जन्म दिलवाता है। यह पूरी घटना वायरस को भी बदल देती है। वह रैंचो की तारीफ करता है और पहली बार उसे गले लगाता है।
लेकिन तभी कहानी फिर वर्तमान में लौटती है चतुर। अब तक इस कोशिश में है कि वह रेंचो को ढूंढे और उसे हराए। उसे यकीन है कि वह सबसे सफल इंसान बना है और अब वह रेंचो को नीचा दिखाएगा। चतुर बताता है कि उसने रेंचो को खोज लिया है और अब उसे मिलवाने ले चल रहा है। फरहान और राजू इस सफर पर निकलते हैं और इस दौरान फ्लैशबैक और वर्तमान आपस में जुड़ते हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि रेंचो के बारे में जो वे जानते थे वो पूरी सच्चाई नहीं है। असली राजा अभी बाकी है, वह रेंचो जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वह वाकई कौन है और वह अब कहाँ है? अब कहानी वर्तमान में आगे बढ़ती है। फरहान, राजू और चतुर लद्दाख की पहाड़ियों की ओर सफर कर रहे हैं रेंचो की खोज में। चतुर के अनुसार रेंचो अब एक बड़ा वैज्ञानिक बन चुका है और वह चाहता है कि उसे सबक सिखाए, उसकी सफलता को नीचा दिखाए। लेकिन फरहान और राजू के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। वे उस दोस्त से मिलना चाहते हैं जिसने उन्हें खुद को पहचानने की हिम्मत दी थी। सफर के दौरान वे एक पुराने स्कूल में रुकते हैं जहां उन्हें एक तस्वीर मिलती है। तस्वीर में रेंचो एक बच्चे के साथ खड़ा है और उसके हाथ में किताबें हैं। स्कूल का एक शिक्षक बताता है, ये तो फुनसुक वांगडू है, हमारे बच्चों को नई तरह से पढ़ाता है और ये देखो उसका फोटो। तस्वीर देखकर चतुर चौंक जाता है। वह कहता है, ये तो वही रेंचो है। अब कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। कॉलेज के आखिरी साल की शुरुआत होती है। रेंचो और पिया के बीच का रिश्ता अब और गहराने लगा है। दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं, लेकिन रेंचो हमेशा थोड़ा सा रहस्यमयी रहता है। वह कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताता, न ही अपनी पृष्ठभूमि के बारे में। फरहान और राजू को भी इस बात की थोड़ी चिंता रहती है। एक दिन कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह होता है। चतुर, जो अब तक अपने अंकों और रट्टाफिकेशन के दम पर सबसे आगे रहा है, भाषण की तैयारी करता है। लेकिन रेंचो चुपके से उसकी स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव कर देता है। संस्कृत के कठिन शब्दों में ऐसा फेरबदल होता है कि चतुर मंच पर खुद को शर्मसार कर बैठता है। उसकी बातें हास्यास्पद बन जाती हैं। पूरे कॉलेज में ठहाके गूंजते हैं। चतुर की आंखों में नफरत भर जाती है। इसके बाद रेंचो की पहचान को लेकर कुछ सवाल उठते हैं। कॉलेज का रिकॉर्ड दिखाता है कि उसका असली नाम रेंचोड़दास चांचड़ है। लेकिन जब फरहान और राजू उसके घर जाते हैं तो उन्हें एक अमीर आदमी मिलता है जो कहता है, रेंचो तो बस मेरे नौकर का बेटा है, मैंने उसे पढ़ाई के लिए भेजा था, असली नाम तो कुछ और है। यह खुलासा फरहान और राजू को चौंका देता है। अब उनके मन में सवाल उठता है, जिस इंसान को वे अपना दोस्त मानते थे वह असल में कौन है? लेकिन फिर वे सोचते हैं, नाम क्या मायने रखता है? जिसने उन्हें जीने का तरीका सिखाया, वह दोस्ती सच्ची थी या नहीं? बस यही असली सवाल है। रेंचो कॉलेज से बिना किसी को बताए चला जाता है। उसका नाम भी सब रिकॉर्ड से मिटा दिया जाता है। चतुर इसे अपनी जीत मानता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। अब वापस वर्तमान में तीनों दोस्त उस गांव में पहुंचते हैं जहां उन्हें बताया गया था कि फुनसुक वांगडू नामक वैज्ञानिक बच्चों को नई तकनीकों से पढ़ाता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, बच्चों की भीड़ में एक परिचित आवाज सुनाई देती है। वही रेंचो की, वही सादगी, वही मुस्कान, वही गहराई। रेंचो, जो अब फुनसुक वांगडू के नाम से जाना जाता है, बच्चों को हवा में उड़ने वाले छोटे यंत्र बनाना सिखा रहा होता है। फरहान और राजू भावुक हो जाते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू एक साथ बहते हैं। रेंचो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और दोनों को गले लगा लेता है। चतुर भी आता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि ये आदमी जो बच्चों के साथ मिट्टी में खेल रहा है वही फुनसुक वांगडू है जिसकी खोज में वो आया था। चतुर उसे नीचा दिखाने के लिए कहता है, अब बताओ तुम कौन हो? मैंने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक को ढूंढा है, फुनसुक वांगडू को। रेंचो मुस्कुराकर बच्चों को कहता है, बताओ बच्चों, मेरा नाम क्या है? सब बच्चे एक सुर में बोलते हैं, फुनसुक वांगडू सर। चतुर का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसे एहसास होता है
कि जिस इंसान को वह पिछड़ा और साधारण समझता था, वह दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक है। फरहान अपने कैमरे से फोटो खींचता है, राजू मुस्कुराता है। तीनों दोस्त बरसों बाद फिर एक जगह खड़े हैं। वही अपनापन, वही दिल से जुड़ी दोस्ती, वही रैंचो जो अब फुनसुक है। पिया भी आती है और रैंचो से कहती है, इतने सालों तक तुमने छुपकर जिया, अब क्या मैं तुम्हारे साथ जी सकती हूँ? रैंचो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। और इस तरह तीन दोस्तों की कहानी पूरी होती है। एक ऐसा सफर जो सिर्फ कॉलेज की डिग्री से नहीं, बल्कि जिंदगी को सही मायनों में समझने से पूरा हुआ। रैंचो ने सिर्फ उन्हें पढ़ाई नहीं सिखाई, उसने उन्हें जीना सिखाया। कहानी अब वर्तमान में उस गांव में पहुंच गई है जहां फरहान, राजू और चतुर को रैंचो मिल गया है, जो अब फुनसुक वांगडू के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली सीखें अभी बाकी हैं। रैंचो अपने काम में लीन है, वह वहां के बच्चों को रट्टा नहीं, समझ के साथ पढ़ाता है। मिट्टी, धातु और हवा के छोटे छोटे प्रयोगों से बच्चों की सोच को उड़ान देता है। फरहान और राजू उसकी यह दुनिया देखकर दंग रह जाते हैं। पिया भी अब उस गांव में रैंचो से मिलने आती है। दोनों की आंखें मिलती हैं बरसों बाद। पिया बिना कोई शिकायत किए कहती है, इतने सालों से मैं जानना चाहती थी कि तुम कहाँ हो, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि हम फिर से एक शुरुआत करें। रैंचो उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैं हमेशा यही था, जहां दिल को सुकून मिले वहीं मेरा घर है। अब कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। कॉलेज में रैंचो की शिक्षा का तरीका अब औरों को भी बदलने लगा था। वह प्रोफेसर वीरू सहस्रबुद्धे वीरू साहब या वीरोस्ट्रस से भिड़ता रहता था। एक बार उसने क्लास में सवाल पूछा, मशीन क्या है? सभी छात्र किताब के हिसाब से उत्तर देने लगते हैं, लेकिन रैंचो कहता है, मशीन वो होती है जो इंसान का काम आसान करे। वीरू साहब उसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद रैंचो और वीरोस्ट्रस के बीच एक अघोषित युद्ध सा शुरू हो जाता है। लेकिन वीरोस्ट्रस को असली झटका तब लगता है जब उसका अपना घर बिखरने लगता है। पिया अपने पापा की सोच से तंग आकर घर छोड़ देती है। उसे रैंचो में वो इंसान दिखता है जो दुनिया को बदल सकता है। इसी बीच एक और बड़ा हादसा होता है। वीरोस्ट्रस की दूसरी बेटी मोना को अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है और बारिश के कारण अस्पताल पहुंचाना मुमकिन नहीं होता। रैंचो और उसके दोस्त मिलकर लैपटॉप, स्कूटर और वैक्यूम क्लीनर की मदद से मोना की डिलीवरी कराते हैं। वीरोस्ट्रस पहली बार मानता है कि रैंचो में कुछ खास है। वह कहता है, तुम जीत गए बेटा, तुम्हारी सोच सही थी। वह रैंचो को अपना पेन देता है, वह पेन जिसे वह दशकों से किसी असली इंजीनियर को देना चाहता था। ये एक बहुत बड़ा पल होता है, न सिर्फ रैंचो के लिए बल्कि उन सभी के लिए जिन्होंने उसे हमेशा कम समझा। अब वर्तमान में लौटते हैं। चतुर को अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि यह इंसान जो बच्चों के साथ खेल रहा है वही वैज्ञानिक फुनसुक है। चतुर बार बार पूछता है, तुम वही हो ना? मुझे झूठ मत बोलो। रैंचो मुस्कुराकर कहता है, नाम तो बस पहचान होती है, असली चीज है काम, वो काम जो दिल से किया जाए। फरहान अब एक प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन चुका है। उसने पापा की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपना सपना पूरा किया और अब अपने फोटोज नेशनल ज्योग्राफिक जैसी मैगजीन में छपते हैं। राजू एक बेहतरीन इंजीनियर बन चुका है, ईमानदारी और आत्मविश्वास से भरपूर। दोनों अपने अपने रास्ते चुन चुके हैं, वो रास्ते जो उन्हें रैंचो ने दिखाए थे। अब चतुर की बारी है। उसे एक डील करनी है फुनसुक वांगडू के साथ। वह रैंचो को पहचानते हुए भी नहीं पहचानने का नाटक करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर यह बात बाहर आ गई कि उसका दुश्मन ही अब उसका क्लाइंट है तो उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। रैंचो मुस्कुराता है और चतुर से कहता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, नाम मत पूछो। फरहान और राजू हंसते हैं। यह जीत नहीं, यह समझ की बात है। रैंचो ने किसी को हराया नहीं, बस सबको खुद से मिलवाया। और इसी के साथ तीन दोस्तों की कहानी अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ती है, जहां सपनों की कोई सीमा नहीं, जहां दोस्ती का कोई मोल नहीं
और जहां पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी से होती है। अब जब सभी पुराने दोस्त एक बार फिर मिल चुके हैं, कहानी एक नई दिशा की ओर बढ़ती है। अतीत और वर्तमान दोनों अब आपस में मिल रहे हैं और हर किरदार की जिंदगी को एक नया मोड़ मिल चुका है। फरहान, राजू और रैंचो अब फुनसुक वांगडू गांव में कुछ दिन और रुकने का फैसला करते हैं। वो तीनों फिर से कॉलेज के दिनों की यादों में खो जाते हैं। रात को आग के पास बैठकर वो हंसी मजाक करते हैं, पुरानी शरारतों को याद करते हैं और यह सोचते हैं कि जिंदगी उन्हें कहां से कहां ले आई। फरहान कहता है, अगर उस दिन तुम हमें चलने नहीं कहते तो शायद आज हम यही पुराने रास्तों पर अटके होते। रेंचो जवाब देता है, चलना तो तुम्हें खुद ही था, मैंने तो बस रास्ता दिखाया। फिर कहानी एक और बीते हुए अध्याय में प्रवेश करती है। कॉलेज के दिनों में एक प्रतियोगिता की घोषणा होती है, इंटर कॉलेज प्रेजेंटेशन कंपटीशन। चतुर इसका भरपूर फायदा उठाना चाहता है। वह हर चीज की तैयारी करता है, मुंह जबानी भाषण, प्रभावशाली शब्द और एक सुनियोजित प्लान। वहीं रेंचो बिना किसी तैयारी के सिर्फ दिल से बोलने का निर्णय लेता है। चतुर का भाषण बेहद प्रभावशाली लगता है, लेकिन उसमें भावनाओं की कमी होती है। दूसरी तरफ रेंचो अपने भाषण में न तो कोई शोभा दिखाता है और न ही कोई कठिन शब्द, लेकिन उसकी बातें सबके दिल को छू जाती हैं। वह कहता है, ज्ञान वो नहीं जो किताब में हो, ज्ञान वो है जो जिंदगी में काम आए। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जजों ने रेंचो को विजेता घोषित किया। चतुर उस हार को कभी भूल नहीं पाया। आज भी वह उस दिन को याद कर जलता है, लेकिन आज जब वह देखता है कि वही रेंचो अब एक सफल वैज्ञानिक है, तो उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। इसी बीच पिया रेंचो के साथ गांव के बच्चों के बीच काम करना शुरू करती है। दोनों अब अपने रिश्ते को और आगे ले जाने का फैसला करते हैं। एक दिन रेंचो कहता है, मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अगर किसी के साथ जिंदगी बितानी है तो वो तुम हो। पिया मुस्कुराकर कहती है, और मुझे पता था कि तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। राजू अब आत्मविश्वास से भर चुका है। उसका एक इंटरव्यू होता है, जहां वह पहली बार बिना किसी डर के अपने मन की बातें कहता है। इंटरव्यू लेने वाले उससे प्रभावित होते हैं और उसे एक बढ़िया कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वह कहता है, अब मैं किसी के डर से नहीं, अपने सपने पूरे करने के लिए काम करूंगा। फरहान की जिंदगी में भी बदलाव आता है। उसके पापा अब उसके काम को समझते हैं और उसे पूरा समर्थन देते हैं। वह एक फोटो एग्जीबिशन लगाता है, जिसमें उसकी वाइल्ड लाइफ की तस्वीरें दुनिया भर से सराही जाती हैं। एक रिपोर्टर उससे पूछता है, आपका असली गुरु कौन था? फरहान मुस्कुराता है, एक दोस्त जो कभी टीचर नहीं बना, लेकिन हमेशा सिखाता रहा। अब तीनों दोस्त इस गांव को एक एजुकेशनल मॉडल के रूप में विकसित करने की सोचते हैं। वो चाहते हैं कि देश भर के बच्चे यहाँ आकर खुले दिल से सीखें, बिना डर के, बिना रट्टा लगाए। रेंचो कहता है, यहाँ रैंकिंग नहीं, सोच की उड़ान होगी। फिर एक दिन चतुर गांव में वापस आता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदला हुआ होता है। अहंकार की जगह अब थोड़ी झिझक, थोड़ी समझदारी दिखाई देती है। वह रेंचो से कहता है, शायद मैं हमेशा गलत रहा, तुमसे सीखना बाकी है। रेंचो हाथ बढ़ाकर कहता है, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए दोस्त। अब चतुर भी गांव की प्रोजेक्ट में निवेश करता है, लेकिन शर्त रखता है कि वह इसका प्रचार करेगा। रेंचो हंसकर कहता है, प्रचार करो, लेकिन सोच का प्रचार करो, न कि नाम का। चतुर सिर हिलाकर मान जाता है। इस तरह एक दुश्मनी धीरे धीरे एक समझदारी में बदल जाती है और तीनों दोस्तों के सपनों की उड़ान अब और ऊंचाई तक पहुंचने लगती है। गांव में रेंचो, पिया, फरहान और राजू का सपना आकार ले रहा था। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि देश के हर उस बच्चे के लिए काम कर रहे थे जो डर और दबाव की वजह से अपनी प्रतिभा को भूल चुका था। रेंचो ने गांव में एक इनोवेशन सेंटर की स्थापना की नाम रखा गया ऑलिस वेल केंद्र। यहाँ बच्चे सिर्फ किताबें नहीं,
बल्कि प्रयोग करके सीखते थे। दीवारों पर विज्ञान के मॉडल लगे होते, आंगन में बच्चों के बनाए रोबोट चलते और हर कोने से हंसी की आवाजें आती थीं। पिया यहाँ मेडिकल हेल्थ कैंप लगाती, जहां गांव की महिलाओं और बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जाता। वह कहती, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों साथ चलें तो ही समाज आगे बढ़ता है। फरहान अपने कैमरे से बच्चों की रचनात्मकता को कैद करता। वह चाहता था कि इन बच्चों की मेहनत और मुस्कान पूरी दुनिया तक पहुंचे। उसकी तस्वीरें अब अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। राजू बच्चों को कंप्यूटर सिखाता और साथ ही जीवन के मूल्यों की कहानियां भी सुनाता। वह अब अपने अनुभवों को बच्चों के साथ साझा करता और कहता, गिरना जरूरी है, लेकिन उठना और आगे बढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसी बीच चतुर गांव में बार बार आता जाता रहने लगता है। वह अब इन सब कामों से प्रभावित हो चुका था। वह एक दिन कहता है, शायद मैं भी कुछ सिखा सकता हूं। रैंचो उसे एक प्रोजेक्ट देता, गांव के बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी आधारित ऐप बनाना, जिसमें खेल खेल में गणित और विज्ञान सिखाया जा सके। चतुर पूरी लगन से काम करता है और पहली बार उसे भी मजा आने लगता है। एक दिन गांव में एक बड़ा फेस्ट आयोजित किया जाता है, ज्ञान महोत्सव। इसमें पूरे देश से शिक्षक, वैज्ञानिक और शिक्षा से जुड़े लोग आते हैं। बच्चों की प्रस्तुतियां, मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। रैंचो मंच से कहता है, हम बच्चों को यह नहीं सिखा रहे कि परीक्षा कैसे पास करनी है, हम उन्हें सिखा रहे हैं कि वे अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। उन्हें यह समझा रहे हैं कि असली शिक्षा वह है जो डर को मिटा दे और सोच को जन्म दे। इस भाषण के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है। एक बुजुर्ग वैज्ञानिक मंच पर आकर कहता है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन आज जो देखा वह असली क्रांति है। तुम सब देश का भविष्य नहीं, वर्तमान हो। उसी शाम पिया और रैंचो एक शांत जगह पर बैठते हैं। पिया कहती है, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, क्या हम जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं? रैंचो मुस्कुराता है, मैं हर दिन तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में एक साधारण लेकिन सुंदर विवाह समारोह होता है। रैंचो और पिया की शादी। कोई शानो शौकत नहीं, सिर्फ प्यार, अपनापन और बच्चों की शुभकामनाएं। फरहान और राजू बारात में ढोल बजाते हैं और चतुर भी पूरी मस्ती में नाचता है। शादी के बाद रैंचो एक लेटर निकालता है। यह उसने सालों पहले लिखा था, जब वह कॉलेज छोड़ रहा था। इसमें लिखा था, अगर हम तीनों फिर कभी मिले तो हम सिर्फ पुराने दिनों को याद करने नहीं, कुछ नया बनाने मिलेंगे। उस दिन हम वाकई 3 इडियट्स से 3 इंस्पिरेशंस बन जाएंगे। फरहान लेटर पढ़कर कहता है, भाई आज वो दिन आ गया है। राजू जोड़ता है, और हमारी ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये बस शुरुआत है। इस उम्मीद के साथ तीनों दोस्त एक नई यात्रा की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें न डिग्रियां मायने रखती हैं, न मार्कशीट। मायने रखती है तो सिर्फ सोच, जिज्ञासा और दिल से सीखने की चाह। रैंचो, फरहान, राजू और पिया की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। गांव का स्कूल अब केवल एक स्कूल नहीं था, बल्कि एक आंदोलन बन गया था। देश भर से युवा शिक्षक, इंजीनियर्स और डॉक्टर यहां आने लगे, जो रैंचो की सोच से प्रेरित होकर शिक्षा को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहते थे। ऑलिस वेल केंद्र अब एक मॉडल बन चुका था, जिसे कई राज्यों में अपनाया जाने लगा था। रैंचो हर आने वाले युवा से कहता, सिर्फ नौकरी मत ढूंढो, जरूरतों को पहचानो, समाधान वही बनो जो तुम खुद चाहते थे। इसी बीच पिया गांव की महिलाओं के लिए एक सशक्त महिला केंद्र शुरू करती है, जहां महिलाएं सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर, प्राथमिक चिकित्सा और स्वरोजगार की ट्रेनिंग लेती हैं। महिलाएं अब आत्मनिर्भर होने लगीं और गांव की तस्वीर बदलने लगी। फरहान अब एक प्रतिष्ठित नेचर फोटोग्राफर बन चुका है, पर वह अपनी प्रसिद्धि से ज्यादा गर्व गांव के बच्चों पर करता है, जिनकी आंखों में उसने सपनों की तस्वीरें कैद की थीं। राजू का आत्मविश्वास दिनों दिन बढ़ रहा था। वह अब एक प्रेरक वक्ता बन चुका था और अपने संघर्षों को लेकर मोटिवेशनल भाषण देता। उसकी बातें दिल से निकलती और सीधे लोगों के दिलों में उतर जाती। चतुर,
जो कभी बस रटने में यकीन करता था, अब रचनात्मकता को महत्व देता था। वह तकनीक के जरिए शिक्षा को मजेदार और सरल बनाने में जुटा था। एक दिन वह मंच पर बोलते हुए कहता है, मैंने अपनी आधी जिंदगी किताबों को याद रखने में बिता दी, अब बाकी की जिंदगी सीखने में बिताना चाहता हूँ। इसी दौरान एक बड़ा मौका आता है। सरकार गांव के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार करती है। रेंचो को दिल्ली बुलाया जाता है, शिक्षा मंत्रालय के एक विशेष सम्मेलन में भाषण देने के लिए। रेंचो मंच पर आता है, कैमरे उस पर टिक जाते हैं, हॉल में सन्नाटा होता है। वह कहता है, शिक्षा सिर्फ ज्ञान देना नहीं, सोच पैदा करना है। अगर बच्चा सवाल पूछ रहा है तो समझिए वह सीख रहा है। डर और नंबर की दौड़ में हमने सोचने वालों को चुप करवा दिया। अब वक्त है उन्हें फिर से बोलने देने का। कृपया स्कूलों को जेल मत बनाइए, उन्हें प्रयोगशालाएं बनाइए। बच्चे बंदी नहीं, शोधकर्ता होने चाहिए। इस भाषण के बाद देश भर में चर्चा शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक रेंचो की बातें एक क्रांति की तरह फैलती हैं। दिल्ली से लौटते वक्त रेंचो को अपने पिता की याद आती है। उसने उन्हें कभी नहीं बताया था कि वह क्या बनना चाहता है। ट्रेन में बैठा रेंचो एक लेटर लिखता है, पिताजी, आपसे डर लगता था, अब खुद से डर नहीं लगता। आपने कहा था इंजीनियर बनो, मैंने बन भी गया, लेकिन इंसान भी बन गया। आपसे दूर होकर सीखा, अब पास आकर जीना चाहता हूँ। वह लेटर पोस्ट करता है और आशा करता है कि वर्षों की दूरी खत्म हो जाए। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़ा आदमी आता है, रेंचो के पिता। वह भावुक होकर कहता है, जिस बेटे से मैंने उम्मीदें लगाई थीं, वह तो सिर्फ एक इंजीनियर बन सकता था, लेकिन जो बेटा तुम बने वह तो एक युग निर्माता बन गया। बाप बेटे का वर्षों पुराना गलतफहमी का पुल टूटता है और रिश्ते फिर से जुड़ते हैं। पिया अपने ससुर को गले लगाती है और कहती है, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। इसी बीच एक नई चुनौती सामने आती है। कुछ कॉरपोरेट स्कूल समूह रेंचो के मॉडल को कॉपी करके कमर्शियल बना रहे होते हैं। वे कहते हैं, हमने नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया है, नॉलेज पेलोड सिस्टम। रेंचो इन कॉरपोरेट्स के खिलाफ खड़ा होता है, कहता है, ज्ञान मुफ्त होना चाहिए, न कि बिक्री की वस्तु। वह कोर्ट में एक याचिका दायर करता है कि शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनने दिया जाए। कोर्ट की सुनवाई में रेंचो, राजू, फरहान और गांव के बच्चे मौजूद होते हैं। जब जज पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम्हारा मॉडल असली है? रेंचो मुस्कुराता है और बच्चों को मंच पर बुलाता है। बच्चे लाइव डेमो देते हैं। वे विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को खेल खेल में समझाते हैं। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठता है। अंत में कोर्ट का फैसला आता है, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता। रेंचो का मॉडल जनता की संपत्ति है और इस पर किसी कंपनी का अधिकार नहीं हो सकता। इस जीत के साथ ही रेंचो की सोच और भी तेजी से फैलती है। देश भर के स्कूल अब बदलाव की ओर बढ़ने लगते हैं। रेंचो, फरहान, राजू और पिया की शिक्षा क्रांति अब देश के हर कोने में फैल चुकी थी। छोटे से गांव का वह मॉडल अब पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुका था। शिक्षा मंत्रालय ने इसे आधिकारिक तौर पर अपना लिया था। कई राज्यों में नए तरीके से पढ़ाने का अभियान शुरू हो गया। रेंचो को अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बुलाया जाने लगा। वह संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा सभा में गया, जहां उसने बच्चों के लिए शिक्षा के नए स्वरूप पर बात की। उसकी बातें वहां मौजूद सभी देशों के प्रतिनिधियों के दिलों को छू गईं। उसने कहा, शिक्षा वह नहीं जो केवल किताबों तक सीमित हो। शिक्षा वह है जो बच्चों को सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता दे। वहां से लौटकर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे देश में शिक्षा सुधार के लिए अभियान चला रहा था। गांव-गांव, स्कूल-स्कूल जाकर वह बच्चों को और शिक्षकों को प्रेरित करता। उसकी टीम में चतुर अब टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ बन चुका था और वह डिजिटल शिक्षा के नए उपकरण बना रहा था। इसी बीच रेंचो के पुराने कॉलेज की यादें भी उसे सताती। उसके पुराने शिक्षक और कुछ सहपाठी जो उसके विरोधी थे, अब उसकी सफलता देखकर हैरान थे। रेंचो ने अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चुना। उसने अपने जीवन को शिक्षा की सेवा में समर्पित कर दिया।
इस क्रांति ने कई बच्चों की जिंदगी बदल दी, जो कभी डर के कारण सपने देखना छोड़ चुके थे। अब वे भविष्य के लिए आशावान थे। उनके माता पिता भी बदल गए थे। वे अब बच्चों के सपनों का सम्मान करने लगे थे। फरहान ने इस दौरान अपनी फोटोग्राफी के जरिए देश की शिक्षा क्रांति को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उसकी तस्वीरें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने लगी। राजू ने मोटिवेशनल स्पीकर बनकर पूरे देश में युवाओं को जीवन में हार न मानने की प्रेरणा दी। पिया ने ग्रामीण महिलाओं की स्थिति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने कई महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया। एक दिन रेंचो और उसके दोस्त एक बड़े शिक्षा सम्मेलन में पहुंचे, जहां शिक्षा के दिग्गज भी मौजूद थे। रेंचो ने मंच से कहा, हमें शिक्षा को एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक अधिकार बनाना है। हर बच्चे को उसके सपनों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। ये संदेश पूरे देश में गूंज उठा। लोगों ने रेंचो के इस अभियान को दिल से अपनाया और शिक्षा में बदलाव के लिए जुट गए। रेंचो, फरहान, राजू और पिया की टीम ने शिक्षा क्रांति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए देश भर में दौड़ लगा रखी थी। हर दिन नए गांव, नए स्कूल और नए बच्चे उनकी प्रेरणा का केंद्र बन रहे थे। मगर सफलता के साथ चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। कुछ पारंपरिक सोच वाले नेता और प्रभावशाली लोग रेंचो के इस बदलाव से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि पुरानी व्यवस्था जस की तस बनी रहे, क्योंकि इससे उनकी सत्ता और लाभ जुड़े थे। उन्होंने रेंचो और उसके साथियों को रोकने के लिए कई कोशिशें शुरू कर दी। रेंचो को कई बार धमकियां मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, सच्चाई और शिक्षा की ताकत से कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सब मिलकर एक नई सुबह लाएंगे। फरहान की फोटोग्राफी से देश भर में जागरूकता फैल रही थी। उसकी तस्वीरें न केवल सुंदर थीं, बल्कि वे बच्चों की भावनाओं और उनके संघर्ष की कहानी भी बयां करती थीं। राजू अपने भाषणों से युवाओं में उम्मीद जगा रहा था कि वे अपने सपनों के लिए लड़ें और हार न माने। पिया ने महिलाओं के लिए काम करना और भी तेज कर दिया। उसने गांव की महिलाएं संगठित की, उन्हें नेतृत्व सिखाया ताकि वे खुद अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। रेंचो और उसकी टीम ने सरकारी अधिकारियों से भी संपर्क बनाए। उन्होंने शिक्षा नीति में सुधार के लिए सुझाव दिए। धीरे धीरे कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आई जब एक बड़ी कॉरपोरेट एजुकेशन कंपनी ने रेंचो के मॉडल को चुराकर कमर्शियल रूप में बाजार में उतार दिया। इससे कई गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित होने लगे, क्योंकि वे फीस नहीं दे पा रहे थे। रेंचो ने इस अन्याय के खिलाफ जोरदार विरोध किया। वह कोर्ट गया और कहा, शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि अधिकार है। इसे किसी के मुनाफे के लिए नहीं बदला जाना चाहिए। कोर्ट ने भी रेंचो का समर्थन किया। उसने फैसला सुनाया कि शिक्षा को हर वर्ग के लिए सुलभ और मुफ्त रखा जाएगा। यह फैसला देश भर में खुशी का संदेश लेकर आया। इस जीत ने रेंचो और उसकी टीम को और अधिक ऊर्जा दी। वे अब पूरी ताकत से शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगे। रेंचो, फरहान, राजू और पिया ने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति शुरू की थी, वह अब पूरे देश में फैल चुकी थी। उनके प्रयासों से हजारों बच्चों के सपने सच हो रहे थे। गांव-गांव, शहर-शहर उनकी शिक्षा की मिसाल दी जाने लगी थी। रेंचो ने यह समझा कि असली बदलाव तभी संभव है जब लोग खुद जागरूक हों और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। इसलिए उसने देश भर में जागरूकता अभियान शुरू किया। लोगों को बताया कि शिक्षा केवल एक कागज या नौकरी पाने का जरिया नहीं, नहीं बल्कि सोचने, समझने और अपनी पहचान बनाने का माध्यम है।
फरहान ने अपनी फोटोग्राफी से न केवल देश बल्कि विदेशों में भी शिक्षा क्रांति की कहानी सुनाई। उसकी तस्वीरों ने कई लोगों के दिलों को छुआ और उन्होंने भी शिक्षा सुधार में योगदान देना शुरू किया। राजू अब एक मशहूर प्रेरक वक्ता बन चुका था। वह युवाओं को निराशा से लड़ने और अपने सपनों को पाने के लिए प्रेरित करता। उसने कई स्वयं सहायता समूह बनाए जहां युवा एक दूसरे की मदद करते। पिया ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और भी ज्यादा काम किया। उसने उन्हें स्वरोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। गांव की महिलाएं अब अपने घरों और समाज में नई शक्ति के रूप में उभर रही थीं। रेंचो के पिता ने भी बेटे की इस महान उपलब्धि को स्वीकार कर लिया था। पिता पुत्र का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया था। उन्होंने अपने बेटे के काम पर गर्व महसूस किया। फिल्म के अंत में रेंचो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। वह कहता है, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हम पूरे दिल से लड़ते हैं। जिंदगी में असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाएं। फरहान, राजू और पिया मुस्कुराते हैं और वे सब मिलकर कहते हैं, ऑल इज वेल। इस तरह रेंचो और उसके दोस्तों की कहानी समाप्त होती है, लेकिन उनकी शिक्षा क्रांति का सफर जारी रहता है।